अंकित गुप्ता और रामेश्वरम से जो महाभारत एक्सप्रेस का सफर शुरू हुआ है, अब वो पहुंच चुका है गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में मैं मौजूद हूं। अहमदाबाद या गांधीनगर सीट, ये वो जो है लोकसभा की सीट है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव जीत चुके हैं। ये वो लोकसभा की सीट है जहां से 2 दिनों बाद अमित शाह एक बार फिर पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे और फिर नामांकन भी करेंगे। ये वो लोकसभा की सीट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार तो जो अमित शाह हैं, लेकिन उनके लिए मतदान करते हुए भी नजर आते हैं। ये वो लोकसभा की सीट है जहां से अटल जी ने चुनाव लड़ा था, जहां से आडवाणी जी ने चुनाव लड़ा और जहां से अब अमित शाह मौजूदा सांसद हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद से, लेकिन इस सबके बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डिंपल यादव ने मैनपुरी से नामांकन किया है और अखिलेश यादव के साथ में वो जो मौजूद है। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डिंपल यादव और अखिलेश यादव। आज गरीब को, किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। बताओ, बिजली का महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था, महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था, नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में थे कि गरीब परिवारों को भी लैपटॉप मिले। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप गूगल कर लेना, अमेरिका के बहुत सारे सिटीज़ में, उनके स्टेट में आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज अमेरिका के कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज़ में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और लैपटॉप इसलिए बांटा जा रहा है कि वहाँ के गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी का उनसे मुलाकात हुई तो डिजिटल डिवाइड पे बात कर रहे थे। याद कीजिए, डिजिटल डिवाइड पे बात हुई थी। और अभी बहुत से उद्योगपति और आ रहे हैं, वो भी डिजिटल डिवाइड पे बात करेंगे। अगर डिजिटल डिवाइड पर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले केवल सड़कों से जानवर हटा दें, बस इनकी प्रायोरिटी हो कि सड़क पे जानवर न दिखाई दे। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप तो देखिए यहां पर अखिलेश यादव अपने दावे रख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पूर्णिया, बिहार में। सुबह से दूसरी जनसभा है जो वो बिहार में संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पूर्णिया में क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे जनता के बीच में अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, चलिए पूर्णिया ले चलते हैं। पहले मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित, दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। देश के 50 करोड़ से ज्यादा दलितों, वंचितों, गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशीर्वाद देकर के सेवा करने का मौका दिया। करोड़ों माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति तब मिली जब मोदी ने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उनकी सूध ली। देश के 11 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुंचा जब मोदी ने हर घर जल को अपना मिशन बनाया। आज
11 करोड़ छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भी एनडीए सरकार ही भेज रही है। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया से जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, सुबह गया हो या फिर इस वक्त पूर्णिया हो, अभी जो है कुछ देर बाद बंगाल में भी नजर आएंगे 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री जो एक चीज पर लगातार जोर दे रहे हैं वो ये है कि संविधान में पूरी आस्था है, संविधान से कोई बदलाव नहीं होगा। ये इस वजह से ये मुद्दा लगातार उठ रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार इसी चीज को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि मोदी सरकार लगातार 370 की बात कर रही है बीजेपी के लिए और 400 सीटों की बात कर रही है एनडीए के लिए, वो इस वजह से क्योंकि संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। तो खुद प्रधानमंत्री जनता के बीच जाकर के संदेश दे रहे हैं कि संविधान में तो कोई बदलाव नहीं कर सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो वो उनके लिए भी आसान नहीं होगा, वो भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में इस वक्त हम बात कर रहे हैं गुजरात से, अहमदाबाद में मौजूद हैं और हम कहां पर मौजूद हैं ये बताना भी जरूरी है।
ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जो चुनाव होने वाला था, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो जो चाय पर चर्चा की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, इस्कॉन गाठिया से। हमारे साथ में यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार धीमन पुरोहित जी हैं। धीमन जी, ये जगह अपने आप में खास क्योंकि मोदी जी की जो केंद्र की राजनीति की शुरुआत है, कह सकते हैं यहीं से हुई। बेशक आपने सही कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी 10 साल के सफ़र की शुरुआत यहीं से हुई थी। यही जगह गुजरात, अहमदाबाद, और अहमदाबाद में भी खास यही जगह जो आपने बताया, कर्णावती क्लब के सामने जो इस्कॉन गाठिया बोर्ड दिख रहा है, वहीं चाय के गल्ले पे बैठ के नरेंद्र मोदी ने चाय पे चर्चा की शुरुआत की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाईवे है ये सीधा दिल्ली तक लेके गया उनको। बेशक ये हाईवे बाकायदा दिल्ली तक ले जाते हैं। सरखेज गांधीनगर हाईवे, यहीं से गांधीनगर और गांधीनगर से सीधा दिल्ली का रास्ता पड़ता है, जिसको पकड़ के नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। और हमारे साथ में जनता भी यहाँ पर मौजूद है, कई और वरिष्ठ पत्रकार और राजनेता भी मौजूद है। रिबन जी, चलिए आइए हम लोग चलते हैं, जनता के बीच भी चलते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि 2 दिनों बाद अमित शाह जी भी यहीं पर नामांकन करने के लिए रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ये अहमदाबाद तो है, पर ये गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है। यहीं से गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन, अपना पर्चा भरेंगे और यहीं से उनकी भी तीसरी टर्म के लिए एक यात्रा की शुरुआत शुरू होगी, कह सकते हैं। और इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं गुजरात की राजनीति की, तो गुजरात के लिए कहा यह जाता है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 26 की 26 जो लोकसभा सीटें थी गुजरात से जीत करके आई थी बीजेपी के खाते में। तो बीजेपी के लिए अपनी उस मुकाम को, जीत को बड़ा करने का भी चुनौती। देखिए, आप भी जानते हैं कि चुनाव लड़े जाते हैं मुद्दों पर जीते जाते हैं इमोशनल मुद्दों पर। सबसे बड़ा इमोशनल मुद्दा गुजरात में ये रहा पिछले चुनाव में भी कि गुजरात का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, नरेंद्र मोदी। और इस तरह से जान लेते हैं, आप लोगों के लिए ये इमोशनल मुद्दा है क्या? आपके लिए ये इमोशनल मुद्दा? डेफिनेटली मोदी जी तो आना ही चाहिए। मोदी जी ने कितना कुछ डेवलप किया है, आप देख सकते हैं। 26 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 26 जीतेंगे या फिर कहीं पर कुछ अड़ंगा लगता दिख रहा है? 26 के 26 पूरी आएंगी इस बार। बीजेपी का लक्ष्य तो जो है 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन, आपको ऐसा लगता है क्या? जीत जाएंगे मोदी जी। मोदी क्यों जीतेंगे? मोदी जी जीतेंगे, बीजेपी सरकार बनाएगी तो? एक ही रीजन है, मोदी जी। सिर्फ मोदी जी। आप तो युवा हैं, इससे पहले मतदान तो किया होगा, विधानसभा लोकसभा के लिए किया नहीं किया? हाँ किया है। के लिए भी किया। क्या फैक्टर आपके जहन में? उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस लाया है वो बहुत ही। आपके लिए क्या फैक्टर? हाँ, मतलब सारा कल्चर और वो सब मोदी जी के लिए। मोदी जी ने किया, आपके लिए क्या? बहुत कुछ किया है मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है जनता के बीच में। अभी हम और जनता से पूछेंगे क्योंकि यहाँ पर तमाम महिलाएं भी हैं। चलिए, आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं इस गर्मी में। मोदी जी क्यों? मोदी जी ने जो किया है वो कोई और कहीं कर नहीं सकता। वो एक युग पुरुष है, भारत को विश्व फलक पर युग पुरुष हैं, भारत को विश्व पटल पर लेकर के आए हैं। अब हम अपनी जो चर्चा की शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ में कई राजनीतिक मेहमान भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इनसे हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो उनकी राजनीति रही उसको बहुत करीब से देखते रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो राजनीतिक मेहमानों की, तो वो हमारे साथ में मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से मनीष जोशी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ही रामकिशन ओझा जी मौजूद हैं, हिमांशु पटेल जी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। चिंतन आचार्य जी कुछ देर में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वकील है, पेशे से वकील है, वो जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जे पटेल जी, परिमल भाई त्रिवेदी जो कि पूर्व कुलपति हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के, और पथिक पटवारी जी जो कि गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमने जनता को तो सुना, जनता ये कह रही है मोदी जी युग पुरुष हैं। क्या कांग्रेस ऐसा मानती है? जोशी जी, मोदी जी युग पुरुष हैं, जनता जो सामने मौजूद है वो तो ये कह रही है। सवाल ये है, बोला गया था अच्छे दिन, हुआ क्या? 414 का सिलेंडर हो गया 1100 का। महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी आसमान पे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई। और बात कर रहे, मुझे लगता है कि ये सोच के साथ कहे, मुद्दों पे आपको बात नहीं करनी है और बात करनी है। ये कैसा अमृत काल है? जनता क्यों नहीं समझ पा रही? अरे मैं कहता हूँ, बोलिए, पीछे मोदी के नारे। ये सोचिए समझिए, ये जनता का आवाज ये चुने हुए लोग कहेंगे, पर सच बात है क्या महंगाई नहीं है?
क्या सबके अकाउंट में 15-15 तो जनता को क्यों नहीं समझा? हमारे पीछे मोदी के नारे लग रहे तो नहीं बोलने दो, सच नहीं छुपेगा, सच रहेगा। कितना भी अल्लाह गोल करो, शोर मचाओ, पर क्या ये 10 साल आप कह रहे हैं कि अन्याय वाले हैं, लेकिन जनता, तस्वीरें दिखाई है जितेंद्र, यहाँ पर देखिए जनता है, मोदी के नारे, मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। पटेल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात ही नहीं की। देखिए, एक जूम कीजिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जी बताइए। इस तस्वीर 27-28 साल पहले की है। एक राजनेता ने कहा कि 300 सीटें हटाएंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं जो जनता से वादे किए थे वो पूरे किए हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, इस सबके बीच में जनता यहाँ पर मौजूद है। महाभारत एक्सप्रेस का ये सफर जारी है और हम हैं गुजरात में। गुजरात इस वजह से क्योंकि 2014 का चुनाव रहा हो लोकसभा का या 2019 का, बीजेपी ने 26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 साल पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहां पर ऐतिहासिक मैंडेट हासिल किया, 70% से ज्यादा सीटें हासिल की। लेकिन इस बार बीजेपी का जो लक्ष्य है वो ये है कि 26 सीटें भी जीते और 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन हो। आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये बताइए कि बीजेपी 26 सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हुए है, 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन। 1 महीने पहले तक तो लोग मान रहे थे, लेकिन अभी पुरुषोत्तम रुपाला जो केंद्रीय मंत्री है मोदी सरकार में, उनका एक बयान राजपूतों को लेकर काफी बगावत भी, आप उसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है क्या? सवाल एक ही नहीं है, सवाल मूल मुद्दों पे है। देश में आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, 20 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 13.4 करोड़ रोजगार छीना गया। आपने बोला था 15-15 लाख कालाधन आएगा, 15-15 लाख आएगा। क्या जुमला है आपका? जुमले पर आप बोल रहे हैं अमृतकाल, ये अन्याय काल है। 10 साल आपने क्या किया? महंगाई कम होगी, क्या हुआ? किसका क्या नोटबंदी, किसका व्यापार धंधा चौपट हुआ? ये बताइए, ये मुद्दा है नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो है 2 दिन पहले देखा 1 लाख से ज्यादा जो है जो छत्रियों ने प्रदर्शन किया, उसका फायदा कांग्रेस को अपना मिलता दिख रहा है क्या? अरे आप भाजपा की बात करते हैं तो ये बताओ कि अभी 5 विधानसभा, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो अरे वही बता रहा हूँ, 5 विधानसभा का चुनाव है, 5 कांग्रेस के लड़ते हैं, 26 में से 8 कांग्रेस के लड़ रहे शामिल हो गए बीजेपी में। लोगों को क्यों ले गए? अपने बल पे क्यों नहीं जीते? आप लोग क्यों नहीं रोक पाए? अरे वो तो उसको मजबूरी थी। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए आप जो है, आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के खिलाफ अभी जो पिछले 1 महीने में क्या आपको लग रहा है कि कुछ माहौल बदल गया है? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जो है लोग विरोध, छतरी विरोध करते हुए नजर आए। देखिए, लोग कुछ भी बोले, मैं बार काउंसिल ऑफ गुजरात का चेयरमैन हूं और काफी लोगों से मिलता हूं। देश की श्रद्धा बन गई है नरेंद्र मोदी जी, जनता की आस बन गए नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे स्वीकृत राजनेता हो गए हैं जो पब्लिक से जो निकलता है, लेकिन जो है पिछले कुछ दिनों की अगर बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी के आला नेतृत्व से लेकर के स्थानीय नेतृत्व तक लगातार चर्चा तो कर रहा है इस मुद्दे को लेकर के। मतलब कहीं ना कहीं डर थोड़ा है क्या? नहीं, डर की बात नहीं है। आपने देखिए कि कांग्रेस ने आज तक जो भी चुटनी ढंढेरा दिया वो प्रजा तक पहुंचा नहीं है। हालांकि 10 साल में मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया, चाहे राम मंदिर हो या 370 हो, कोई भी मुद्दे आप उठा के ले लिए, तो डेवलपमेंट से लेके लोगों को 80 करोड़ लोगों के तक अनाज पहुंचाने तक मोदी। ये तो राजनेता हैं जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आप जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं शत्रुघ्न, ये बताइए कि जिस तरह से जो क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतरा है, लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं मुश्किल हो सकती है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में है, जिसका वोट प्रतिशत अगर मिलाएं विधानसभा के हिसाब से तो 40% बनता है। क्या कहीं पर जो 26 की 26 लोकसभा सीटें जीतने का प्रस्ताव या जो बीजेपी का जो प्लान है उसको कहीं धक्का लग सकता है? देखिए, पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसमें पहली बार बीजेपी ने गुजरात में 50% से अधिक मत हासिल किए हैं और आम आदमी पार्टी का 12% और कांग्रेस ने 27% मत प्रतिशत हासिल किया। लेकिन सीटें अगर देखेंगे तो बीजेपी जो है रिकॉर्ड 156 सीट जीत के फिर क्षत्रिय समाज का जो है ये जो विरोध है, आपको लगता है कि कहीं पर ये बीजेपी के लिए चिंता बन सकता है या नहीं बनेगा? हालांकि जैसे हमारी जानकारी 2 से 3% मतदाता है क्षत्रिय समाज का गुजरात में। देखिए, नरेंद्र मोदी ने पुरुषोत्तम रुपाला को बदला नहीं। इसका साफ संकेत यह है कि मोदी को लगता है कि क्षत्रिय समाज के आंदोलन से न रुपाला को या बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी के तरह पूरा मामला आगे बढ़ रहा है
क्षत्रिय समाज के आंदोलन से सौराष्ट्र और गुजरात में जो पोलराइजेशन होगा पटेल वोटरों का और वोटरों का, उससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन इसके अलावा जो है, अगर जैसे हमारे पास में जानकारी है, आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कांग्रेस का, कि क्या बीजेपी के लिए ये एक मुद्दा, आप लोग जो बीजेपी के खिलाफ जा सकता है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? किस मुद्दे का? ये राजपूत समाज की नाराजगी। ये भाजपा की मेंटालिटी है। गुजरात में जब से मोदी आए हैं तो सबसे पहले माइनॉरिटी पे अटैक किया, उसके बाद ठाकुर कम्युनिटी पे किया, उसके हर चुनाव में आप सुनिए, उसके बाद उन्होंने पाटीदार पे किया, अब इन्होंने ये बार राजपूत, ये गुजरात में वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा है, किसी योजना का फायदा जो आती है उसका समाज के हर एक तबके को मिलता है, फिर चाहे वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी हो, किसी भी तबके के लोग। ये बात आपकी सही है, भाजपा का सबका साथ सबका विकास का बात है, सबका साथ 100 का विकास किसको मिला, ये फायदा किसको है? माल्या, मोदी, रूपा, सबको। और रही बात आपने क्षत्रिय की बोली, वो सुन लीजिए, ये कौन चला रहा है? भाजपा के अंदरूनी लूटपाट चल रही है, और इसमें जनता से पूछ रहे थे, ये बताइए जिस तरीके से यहाँ पर पूरी जो नाराजगी है, कहा यह जा रहा है कि राजपूत समाज नाराज है, आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता नाराज है? नहीं है, राजपूत समाज साथ में। अरे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गिने चुने लोगों को फायदा नहीं, वो कांग्रेस के जो नाराज है वो कांग्रेस के है, भाजपा का कोई नाराज नहीं, मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी। ये लोग कह रहे हैं कि वादे के पूरे नहीं, खोटी बात। देखिए यहाँ पर अपने अपने समर्थक हैं, कुछ है ऐसे तो अरे मुद्दों पे भी बताइए। हाँ, गौ रक्षा के नाम पे गौ की हत्या करा के आज अल कबीर मस्जिद। तो आप लोग मोदी जी आने वाले हैं। अरे वो कह रहे हैं कि जनता से किए वादे नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस कह रही है जनता से किए वादे नहीं पूरे किए। नहीं, कांग्रेस की आवाज सुन रही है जनता, कांग्रेस की आवाज सुन रही है, पर कांग्रेस को क्या करना है? अरे आप लोग बहुत देर से खड़े हुए हैं, युवा क्या मानते हैं कि वादे पूरे हुए नहीं हुए? हुए। अरे बाकी लोगों को भी दीजिए। आपके लिए सबसे बड़ा क्या मुद्दा है जिस पर आप लोग वोट करेंगे युवा? वो एक नहीं 1000 मुद्दे हैं, 1000 एक नहीं 1000 मुद्दे हैं। देखिए यहाँ पर ये भाई साहब तो जो है एक जो मुद्दा लेकर आए हैं और वो सबके आवाज के ऊपर अपनी आवाज भारी करना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों से बात करते हैं। 400 पार, अब की बार 400 पार कहाँ से होगा? अरे कांग्रेस में दम हो तो फिलहाल जो है देखिए जनता में भाई साहब आपकी आवाज सुनी जा रही है, तो जनता के अपनी जो दावे हैं, अपने जो है भरोसा है, कोई कह रहा है कि मोदी के नाम पर, तो कोई कह रहा है किए गए काम के नाम पर, लेकिन इस सब के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। और क्योंकि हम इस वक्त जो गुजरात में हैं और गुजरात में अपने लिए चुनौती बीजेपी ने जो सेट की है वो 26 की 26 सीटें जीतने की तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक मार्जिन है। कहा यह जा रहा है कि इस बार 5 लाख से ज्यादा जो मतों के अंतर से सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल जनता के जो है यहाँ पर हमने जो है जो उनकी भावनाएं हैं वो तो सुनी ही। यहाँ पर कई और जो है राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। आप लोग लगातार जो है आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो अपना लक्ष्य सेट कर दिया है वो तो 14 और 19 से आगे की बात हो रही है। 26 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन। आप जिस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं वो तो 26 में से 30 लाएंगे, ऐसी बात करते हैं। हम तो आपसे पूछ, अभी चुनाव बाकी है, ये डेमोक्रेसी है, ये किसी की दुकान नहीं है। इस सबके बीच में पहले जो है डिंपल यादव ने नामांकन भरा है। डिंपल यादव से बात की है हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने, सुनते हैं कि क्या कह रही है वो। तो है डिंपल जी, क्या लगता है कितना मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आते हैं, बसपा में कैंडिडेट चुन करके यादव होते हैं? मैं समझती हूँ बहुत ही जो विपक्ष के सभी दल हैं वो चाह रहे हैं कि कैसे किसी भी तरह समाजवादी पार्टी को यहाँ से वोट कम कराने में हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता तैयार है अपना आशीर्वाद और साथ समाजवादी पार्टी को देने के लिए।
ये को श्रद्धांजलि देकर आई हैं, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि इस बार सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा डिम्पल यादव। ये सिंपैथी की बात नहीं है, भाजपा कभी समझ ही नहीं पाई। डिंपल यादव दावा कर रही हैं कि मैनपुरी की जनता उनको और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए तैयार है और प्रदेश भर में ऐसे ही दावा किया जा रहा है। आप लोगों से बात करेंगे। चलिए गुजरात से आगे की भी बात कर लें। 370 बीजेपी का लक्ष्य रियलिस्टिक लग रहा है क्या? अरे इसमें सवाल ही नहीं उठता। कैसे 26 की 26 सीटें आप लोग यहां गुजरात से जिता के भेज चुके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो बीजेपी का पीक है। आप देखो, हिंदुस्तान का इतिहास को बनाने लेके इतिहास को पढ़ना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल तभी उठता है जब उसको चेहरा मिलता है। जब कांग्रेस ने 45 साल राज किया देश की जनता पे, तो कांग्रेस ने नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने किया। कह रहे कि उनके पास चेहरा ही नहीं है, चेहरा नहीं है कांग्रेस या विपक्ष के पास। देखो, अब भारत वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। 2014 में भी लोगों ने और खास करके कांग्रेस ने मोदी जी की जीत पे संशय रखा था। आप देख रहे हैं आने वाले 10 साल तक बीजेपी और एनडीए राज करेगी। अरे वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास चेहरा ही नहीं है। चेहरा कौन है कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन? देखिए, भाजपा के करनी और कथनी का बहुत फर्क है। आप ये समझ लें, जो लोग गाय के नाम पर 2 सीटों से 300 सीटों पे पहुंचते हैं और लाखों गाय लंपी बीमारी के नाम पे मरती है, बेरोजगारी का मुद्दे का कोई लेना देना नहीं। आप लोग मुद्दे उठाते हैं तो जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता ये चुनाव का रिजल्ट आने आप इशू पे बात ही नहीं करना। आप ये इशू पे आपके सहयोगी हैं, उनको ना बोलने दो। आप बोल लीजिए, बाकी लोग आप लोग नहीं बोल, बात ही नहीं करना चाहते। आप ये बताइए, यहाँ पे मोदी का चेहरा है, पार्टी का चेहरे की बात से पहले इस देश के विकास की बात होनी चाहिए, इस देश में बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। कमल चेहरा है, कमल का चेहरा। ये बताइए, क्या वाकई में चेहरे के ऊपर चुनाव हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि मुद्दे बात ही नहीं होती है, सिर्फ जो चेहरा। देखिए, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब जन समस्याएं, राज्य सरकार का जो भी कामकाज हो तो उस पर होता है। लेकिन जब आम चुनाव देश का होगा तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे के बाद में फिर चेहरा होगा। राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। आप, मुझे नहीं लगता चुनाव चेहरे पे ही हो रहा है और चेहरे पे ही होगा। मुद्दे पे या चेहरे पे? चेहरे पे चुनाव, चेहरे पे, मुद्दे पे, चेहरे पे। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे, चेहरे पे या मुद्दे पे? दोनों से हो सकता है, किसी एक से को चुनाव नहीं हो। मुद्दे पे या चेहरे पे? एक शब्द, मुद्दे पे या चेहरे पे चुनाव होना चाहिए। चुनाव उनकी पार्टी का, मेरा राहुल गांधी है। तो अभी ये चुनाव किस पे हो रहा, मुद्दे पे या चेहरे पे? हमेरा गठबंधन है, आप छोड़ दो। चुनाव किस पे हो रहा, मुद्दे पे या चेहरे पे? मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी के ना होना चाहिए, महंगाई के होना चाहिए और देश के लिए होना चाहिए, संविधान और लोकतंत्र। जनता से भी पूछ लेते। आप लोग ये बताइए एक एक करके, चुनाव मुद्दे पर होगा या चेहरे पर होगा? एक एक करके। चुनाव युवा बेरोजगार है, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था ऐसी है। अब किस पे होगा? मुद्दे पे? मुद्दे पर होगा, मुद्दे पर होगा, विकास पर होगा। चुनाव मुद्दे पर या चेहरे पर? चेहरे पर। मुद्दे पर। मैं तो यहाँ मालधारी समाज का हूँ, इन लोगों ने। मुद्दे पर या चेहरे पर चुनाव? मुद्दे पर या चेहरे पर? चुनाव मोदी जी के काम पे होगा। काम पर होगा। जी बताइए। सही मुद्दे होने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ये मोदी जी लड़ाई झगड़े करवाते हैं। बताइए, चुनाव मुद्दे पर या चेहरे पर? मुद्दे और चेहरे दोनों पे होगा। किसके पास है चेहरा? किसके पास है? इंडिया गठबंधन या एनडीए? सबको पता है, मोदी साहब, मोदी की गारंटी है। चेहरा किसके पास? चेहरा सबके पास है, पर रोजगार कांग्रेस के पास। कौन? राहुल गांधी। चेहरा किसके पास? आज लोग परेशान है। चेहरा किसके पास है? देखिए, ये वो लोकसभा सीट है जहां से 2 दिन बाद आपको अमित शाह नामांकन करते हुए 3 दिन बाद नजर आएंगे, 2 दिन बाद यहां से रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ये वो लोकसभा सीट है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जहां से प्रधानमंत्री जो जब मतदान होगा मतदान करते हुए नजर आएंगे। और ये वो जो रास्ता है जो सीधा दिल्ली जाता है। इस रास्ते से प्रधानमंत्री तो बन गए नरेंद्र मोदी जी, लेकिन क्या तीसरी बार अपना उसी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो कितनी सीटों के साथ में? जनता के अपने दावे और वादे, नेताओं के अपने दावे और वादे। लेकिन महाभारत एक्सप्रेस का ये जो सफर है 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का हो चुका है और ये सफर आगे भी जारी है।
कल हम आपको मिलेंगे राजस्थान में, राजस्थान के जालौर और सीहोर लोकसभा सीट पर, और जानेंगे वहां पर क्या है स्थानीय मुद्दे और जनता किसके पक्ष में देख रही है माहौल।